हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्यूटेक.8648। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अभी हम लोग गतिज ऊर्जा पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्थितीय ऊर्जा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्थितीय ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। जो गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा विद्यमान होती थी या उत्पन्न होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, गतिज ऊर्जा कहते थे। इसी प्रकार किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, ठीक है, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए इसको विस्तार से देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। जब ऊर्जा ही अदिश राशि है तो कोई भी ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, क्या होगी, वो अदिश राशि ही होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मेज पर रखिए कोई वस्तु, आप टेबल पे कोई वस्तु रखे हैं मेज पे, वही हो गया बात। आप कहीं कुर्सी पर रखे हैं कोई वस्तु, कहीं आप छत पे सामान रखे हैं, ठीक है, कहीं और आप ऊपर कोई सामान रखे हैं, ठीक है, ये सब क्या होगा, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा होगी। कैसे होगी अभी हम लोग बताएंगे आपको। अब देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अभी आप लोगों को क्लास 9th में सिर्फ क्या पढ़ना है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बाकी तो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे, सिर्फ इसमें से एक पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों क्या करेंगे, थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे देंगे हम। ठीक है, आइए पहले देखते हैं अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तब आप लोग समझ जाएंगे किसी वस्तु में जो स्थिति के कारण ऊर्जा होती है वो क्या होती है। आइए दोस्तों देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी पृथ्वी के तल से ऊंचाई के कारण, किसी वस्तु में उसकी पृथ्वी के तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी के तल से ऊंचाई है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये पृथ्वी के तल है मान लेते हैं, ठीक है, अपना कह रहा है पृथ्वी के तल से ऊंचाई के कारण, मतलब यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, कह रहा है उसके कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लीजिए दूसरी कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इसकी ऊर्जा अलग होगी, ठीक है, तीसरी कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इसकी ऊर्जा अलग होगी। इसी प्रकार मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, उसकी ऊर्जा अलग होगी। अब कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, उसकी ऊर्जा क्या होगी, अलग होगी। इन सब की ऊर्जाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, जितने मतलब कि अलग अलग ऊंचाइयां होंगी उतनी ही अलग अलग ऊर्जा होगी, क्योंकि यहाँ पे वही चीज तो कह रहा है, किसी वस्तु में उसकी पृथ्वी के तल से ऊंचाई, पृथ्वी का तल हो गया उससे ऊंचाई, मान लीजिए H1 हो गया, H2 हो गया, ये क्या हो गया, H3 हो गया, ये क्या हो गया, H4 हो गया, ये क्या हो गया, H5 हो गया। जिस प्रकार से उसकी ऊंचाई बदलेगी उसी प्रकार से क्या होगा, उसकी ऊर्जा भी बदलेगी। ठीक है, क्योंकि साफ साफ परिभाषा में कह रहा किसी वस्तु में उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण, जो भी ऊंचाई के कारण ऊर्जा विद्यमान होगी किसी वस्तु में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद सीधे सीधे देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो हो गई। आइए अभी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं किसको कहते हैं। दोस्तों, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में आप लोग देखे होंगे, कोई स्प्रिंग देखे होंगे, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है। आप या तो स्प्रिंग को क्या करिए, दबा दीजिए, दबा देंगे, दबाते थे हम लोग स्प्रिंग को, बचपन में दबाएंगे, अभी भी स्प्रिंग मिले आपको, दबा दीजिए। दबाने के बाद फिर स्प्रिंग को छोड़ेंगे, क्या होगा, स्प्रिंग में कंपन होने लगेगा और स्प्रिंग क्या होगा, दबा नहीं रहेगा, फिर से क्या करेगा, फैल जाएगा। क्या करेगा, फैल जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई स्प्रिंग है दबा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग ये दबा हुआ है, ठीक, अब इसको क्या करेंगे, फैला देंगे। अगर हाथ से जब क्या करेंगे, बल लगा के इसको फैला दिए, फैला के जैसे उसमें से बल हटा लेंगे, मतलब हाथ से छोड़ देंगे,
तुरंत स्प्रिंग क्या करेगी, अपनी अवस्था में फिर से आ जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे जो, ठीक है, इसको कहेंगे प्रत्यास्थीज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन बस दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों, विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको थी। ठीक है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा था मतलब कि उसमें उनमें जो दो आवेश होंगे, ठीक है, दो आवेश, आवेश मतलब चार्ज, ठीक है, दो चार्ज होंगे, मान लीजिए Q1 Q2 होंगे, उनके बीच की दूरी के कारण जो भी ऊर्जा विद्यमान होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशों के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होगी, ठीक है, दो आवेश या दो से अधिक आवेश के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होगी उसमें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद किसी स्प्रिंग में उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होगी उसको क्या कहेंगे, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा। जो हम लोग दोस्तों स्प्रिंग को खींच रहे थे, इस सिकुड़ी हुई स्प्रिंग थी, दबी हुई स्प्रिंग को खींच रहे थे, फिर स्प्रिंग क्या कर रही थी, जब बल लगा छोड़ने के बाद अपने आप क्या रहती, अपने आप सामने आ जा रही थी। इसको इस क्रिया क्या कहते थे, प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता कहते थे। अब जो है इसी प्रत्यास्थता के कारण जो ऊर्जा इसमें विद्यमान होती है उसी को हम लोग बोलते थे प्रत्यास्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अभी बस आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, अभी आप लोगों को कोई काम का नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आइए हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में उसके पृथ्वी की तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उससे क्या करेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह भी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका भी मात्रक जूल ही होता है। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं इसका कंडीशन क्या क्या है, कैसे क्या होगा, क्या फार्मूला होगा। ठीक है, जो आपको काम आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अब क्या मानेंगे। माना यम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के तल से कहां तक जाया गया है, h ऊंचाई तक उठाया गया है। कोई यम द्रव्यमान की वस्तु थी, ये पृथ्वी के तल था, यहाँ से h ऊंचाई तक उठाया गया है। उसके बाद वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी आप लोगों को बताते हैं। उसका हमने क्या माना है, माना वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, क्योंकि W बराबर F × S होता है, तो पता है हमको। ठीक है, इतना हमने मान लिया है। फिर आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हमने क्या माना था यम द्रव्यमान का एक वस्तु था। मान लीजिए कि वस्तु है, ये पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी का क्या है, तल है। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाया गया था। देखिए h ऊंचाई तक उठाया गया था। अब दोस्तों आप लोगों को पता है, यदि हम लोग किसी भी वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर उठाते हैं, पृथ्वी पे नीचे उस वस्तु का भार एक नीचे की ओर काम करता है, पृथ्वी की ओर क्या काम करता है, mg। h द्रव्यमान m है, तो गुरुत्वीय त्वरण g के कारण एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, उसको क्या काम करता है, नीचे की ओर mg। देखिए दोस्तों, यहीं पे जब वस्तु रहा होगा, ठीक है, जब पृथ्वी तल पे रहा होगा वस्तु, mg इधर कार्य करेगा नीचे की ओर। जब तक हम इसके बराबर का बल नहीं लगाएंगे ऊपर की ओर mg के बराबर, तब तक क्या करते हैं, वस्तु को नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तब तक वस्तु को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। यही हम लोग कह रहे हैं कि वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या है, वस्तु के भार के बराबर है। मतलब जो F है वो क्या है, mg के बराबर, मतलब वस्तु के भार के बराबर है। यही चीज है कह रहा है। कोई भी वस्तु होता है या तो पृथ्वी पे ही रखा होता है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी पे ही वस्तु रखी है। ठीक है, इसके नीचे की ओर क्या काम करता है, एक बल कार्य करता है, कौन सा, mg, जिसे वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। यदि हमको इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाना है, इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाना है हमको, अगर जब तक हम mg के बराबर बल नहीं लगाएंगे, mg के बराबर ऐसे अधिक बल लगाएंगे तभी वस्तु उठेगा। ठीक है, या तो mg से अधिक बल लगा लीजिए या mg के बराबर ही बल लगा लीजिए तो उठेगा। ठीक है, समझ में आया। वही यहाँ पे कह रहा है जो उसको मान लीजिए कि जो वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम बल लगेगा वो वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उससे ज्यादा अधिक नहीं है, इससे क्योंकि उठ जाएगा वस्तु। वही क्या कह रहा है, जो बल था ऊपर की ओर जो लगाया गया था तो क्या था दोस्तों, mg। ठीक है, ऊपर की ओर जो बल लगाया गया है वो क्या है, mg। ठीक है, इस वस्तु को जो ऊपर की ओर बल लगाया गया, क्या लगाया गया है, F बराबर क्या हो गया, तो वही जो माना है, तो यहाँ पे F बराबर क्या माना है, F बराबर m × g है। ठीक है, तब देखिए ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए समीकरण एक इसको दे देते हैं,
तब देखिए मानव वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W, कार्य का W होता है W इक्वल टू F इंटू यस है। तो W बराबर तब क्या हो जाएगा, F के स्थान पे क्या हो जाएगा M इंटू जी, और देखिए यस के स्थान पे जो विस्थापन हो रहा था, विस्थापन यहाँ क्या है H के रूप में है, ऊपर की ओर हुआ है विस्थापन, वस्तु पहले यहाँ था फिर H तक गया है, तो वस्तु का विस्थापन H है, ठीक है, mgh बराबर क्या हो गया W बराबर mgh, ठीक है, mgh। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि किया गया कार्य बराबर क्या होता है ऊर्जा होता ही है, हम लोग पिछली बार ही देख लिए हैं, ठीक है, किया गया कार्य बराबर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कर लीजिए तो सीधा सीधा ऊर्जा लिख दीजिए, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को आप लोग या तो EP लिख लीजिए, ठीक है, EP। अब EP बराबर हो जाएगा यही mgh आ गया, क्या आ गया mgh आ गया, E पोटेंशियल ऊर्जा पोटेंशियल E पोटेंशियल इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh आ गया, कैसे आया पता चल गया, F कैसे मिला हमको, क्योंकि यहाँ कहा गया था वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा, मतलब F बराबर mg, आपको यहाँ लिखना था, यहीं लिख लीजिए सीधा सीधा, ठीक है, यही चीज यहाँ कह रहा था, कैसे आया हमने बता दिया आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए EP बराबर आ गया mgh। अब जो हम लोग कह रहे थे किसी वस्तु में उसके पृथ्वी के तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसी को हम लोग क्या कहते थे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते थे। अब देखेंगे कैसे ये ऊंचाई पे डिपेंड करता है, ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए हमको द्रव्यमान दिया है 5 kg, ठीक है, द्रव्यमान दिया है 5 kg और G बराबर क्या दिया है 10, और पहले क्या दिया है H1 बराबर क्या दिया है 1, ठीक है। तब देखेंगे EP क्या आ गया, देखिए M के स्थान पे क्या रखेंगे 5, G के स्थान पे क्या रखेंगे 10 इंटू H1 के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगा 10 × 5 = 50 इंटू 1 क्या आ जाएगा 50, ये क्या आ जाएगा जूल, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे H2 बराबर क्या लेंगे, अब मान लीजिए 1 मीटर था अभी, अब क्या लेंगे 2 मीटर ले लेंगे अब, ठीक है, 2 मीटर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हो गया 1 मीटर, अब क्या ले लिए 2 मीटर। अब क्या आएगा E पोटेंशियल क्या आ जाएगा, द्रव्यमान अभी भी कितना है 5 kg, G अभी भी कितना है 10, अब ऊंचाई कितनी हो गई 2 मीटर। अब देखिए 10 × 5 = 50, 50 दूना 100 जूल, क्या हो गया 100 जूल। अब देखिए दोस्तों तीसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग H3 क्या लेते हैं 3 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे EP3 ले लेते हैं, ठीक है, इसको P2 इसको P1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए M क्या हमने 5 kg लिया है, G 10 ही लिया है, ऊंचाई कितना हो गया अब 3 हो गया, EP3 बराबर क्या आ गया यार 10 × 5 = 50, 50 नहीं है 150 क्या आ गया जूल आ गया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, हम लोग देखिए पहले पृथ्वी का तल था, यहाँ पे पहले वस्तु की ऊंचाई हमने क्या किया 1 मीटर लिया, ठीक है, ये जो H था 1 मीटर लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया वस्तु की ऊंचाई को 2 मीटर लिया, ठीक है, फिर तीसरी बार क्या लिया वस्तु की ऊंचाई को 3 मीटर लिया, ठीक है, 3 मीटर लिया। अब देखिए जब 1 मीटर ऊंचाई लिया था तो यहाँ कितना आया था 50 जूल ऊर्जा आया था, 50 जूल, 2 मीटर लिया क्या आया गया 100 जूल, 3 मीटर लिया क्या आ गया 150 जूल। देखिए दोस्तों जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है द्रव्यमान सेम है, गुरुत्वीय त्वरण तो सेम रहेगा हमेशा, जहाँ G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा सेम रहेगा। अब M जब कांस्टेंट कर दिया हमने, M बराबर कर दिया, देखिए जैसे जैसे H बढ़ रहा है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, वैसे वैसे क्या हो रही है ऊर्जा बढ़ रही है, अपनी ऊर्जा क्या हो रही है बढ़ रही है। मतलब यही हम लोग कह रहे थे किसी वस्तु में उसकी पृथ्वी की तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वही उसकी क्या होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। यही चीज हम लोग कब से कह रहे थे, यही चीज आप लोग को समझ में नहीं आया था, अब क्या हो गया समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो क्या होगा वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मतलब इससे निकलता है कि अगर हम किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ाएंगे पृथ्वी के तल से उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, यदि ऊंचाई हम लोग घटाएंगे ऊर्जा क्या होगी घटती जाएगी। मतलब क्या करती है ऊर्जा क्या होती है ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो घटेगा, ऊर्जा उसी प्रकार घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आइए और देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, यह मतलब 1 मीटर रखते हैं
अब क्या करते हैं, द्रव्यमान को चेंज करते हैं बार बार। ठीक है, क्या करते हैं, द्रव्यमान को चेंज करते हैं। मान लीजिए m1 था 5 kg, तब आया था 50 जूल। ठीक है, अब हम लोग H2 नहीं, अब यहाँ क्या करेंगे, m2 करेंगे। क्या करेंगे, m2 क्या लेंगे, अब की बार 10 kg। क्या लेंगे, 10 kg लेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा, m2 मतलब कि 10 kg, और g क्या है, 10 आई है, ऊंचाई क्या रहेगा 1। देखिए 10 धाम में क्या हो जाएगा तब दोस्तों, 100 जूल। क्या हो जाएगा, 100 जूल, 100 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ जो H3 किए थे, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, m3 बराबर 15 kg। ठीक है, 15 kg, यहाँ H एक ही रहेगा। अब यहाँ क्या हो गया, m क्या हो गया, 15 kg हो गया। 15 धाम में 150 जूल। अब देखिए दोस्तों, जब हमने ऊंचाई कांस्टेंट रखा, जी तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तब क्या किया, जब हम लोग द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा के लिए देखिए द्रव्यमान 5 kg था, तो कितना ऊर्जा आया था, 50 जूल आया था। जब द्रव्यमान 10 kg हुआ, ऊर्जा कितना है हमारा, 100 जूल आया। इसी प्रकार जब द्रव्यमान हमें 15 kg कर दिया, ऊर्जा कितना आ गया, 150 जूल आ गया। मतलब जिस प्रकार ऊंचाई को बढ़ा घटा रहे थे, ऊर्जा घट बढ़ रही थी, उसी प्रकार किसी वस्तु के द्रव्यमान को भी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा उसकी बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होने के लिए H होना ही होना है। H अगर 0 कर दिए, द्रव्यमान कितना भी कर दिए किसी वस्तु का, तो ऊर्जा क्या होगी, उसमें कुछ नहीं, उसमें क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि पृथ्वी के तल पे ही होगा, मतलब उससे कोई ऊंचाई नहीं होगी, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आइए इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन दिया है m बराबर 10 kg, उसके बाद ये h बराबर 6 मीटर, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन उसको लगभग उसने दे दिया है आपको। पूछा है ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं EP बराबर mgh। ठीक है, m का मान कितना दिया हुआ है, 10, g का मान कितना दिया हुआ है, 10, और उसके बाद देखिए h का मान कितना दिया हुआ है, 6। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 धाम में 100, और 100 छक्का 600 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया ऊर्जा, 600 जूल आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, देखिए कितना आसानी से आ गया, कितना आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या समझते हैं आप लोग। ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है मान लीजिए, तो कोई ईंधन है, कोयला मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, कोयला है। ठीक है, कोयला C। अब कोयले को जब हम लोग जलाते हैं, तो कोयले से पहले कुछ क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, कुछ हीट निकलता है ना, गर्म लगता है आप लोगों को, उष्मा निकलती है, प्लस कुछ क्या होता है, इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, प्लस इसमें क्या निकलता है, कुछ धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, प्लस कुछ क्या निकलता है, इसमें राख निकलता है। क्या निकलता है, राख। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, कुछ क्या हो गया, इतना हो गया, धुआं हो गया, राख हो गया, प्लस में हो गया कुछ, धुआं में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है सब आ जाएगा। देखिए पहले सिर्फ कोयला था, कोयला जला, कुछ हमको हीट मिली, उष्मा मिली, कुछ प्रकाश निकला। ठीक है, क्योंकि वो जहाँ आप जलाते हैं वहाँ कुछ अंधेरा होता है तो उजाला हो जाता है, फिर कुछ धुआं निकला उसमें से, और जो बची बाद में राख बची। मतलब जो ये ऊर्जा था पहले ठोस के रूप में था, ईंधन के रूप में था, इसको हमने जलाया, कुछ हमने उष्मा पाया, कुछ हमने प्रकाश पाया, कुछ तो बाहर धुआं निकल चला गया ऊपर, और कुछ क्या हो गया, राख बच गई। ठीक है, तो मतलब जो ये ऊर्जा थी, ये मतलब ठोस में था,
कुछ न कुछ ऊर्जा हमको, इतने प्रकार की ऊर्जा हमको मिल गए। समझ लीजिए एक प्रकार की सब ये क्या है, ऊर्जा है। मतलब नष्ट नहीं हुआ पूरा। कुछ तो उष्मा हो गया, उष्मा से क्या करेंगे हम, कुछ कार्य कर लिए होंगे, या तो अपना हाथ सेक लिए होंगे, कुछ ऊर्जा हम ले लिए होंगे उससे, ठीक है, या तो कुछ काम कर लेंगे, खाना बना लिए होंगे, ठीक है, लिट्टी बना लिए होंगे, कुछ भी कर लिए होंगे। प्रकाश मतलब अंधेरा रहा होगा, उसको उजाला कर लिए हम लोग, ठीक है। धुआं, धुआं चला गया ऊपर, कुछ न कुछ किसी प्रकार से हमारे फिर काम में आएगा तो नुकसान करेगा, ठीक है, तो ऊर्जा ही हुआ। राख बची, राख क्या करेंगे, हमारे धरती पे फेंक देंगे, कहीं भी जाके फेंक देंगे, कहीं कूड़ादान में आया तो कूड़े में फेंक देंगे जाको, लेकिन क्या हो गया, वो धरती में फिर से समाहित हो गया। निकला कहाँ से था, धरती में निकला था, धरती से निकला था, ठीक है, पृथ्वी से निकला, पृथ्वी में ही राख चला गया, ठीक है। उष्मा देके भी जो कुछ भी होगा। अब देखिए ये तो समझ गए, मतलब पूरी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है, नष्ट नहीं हुई, ठीक है, इतना समझ में आया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहाँ पृथ्वी के तल था, पृथ्वी के तल से यहाँ तक उठाया गया, ठीक है, ये द्रव्यमान की वस्तु है। जब पृथ्वी के तल से यहाँ तक उठाया गया, इसकी दोस्तों जब हम लोग देखे थे एच ऊंचाई तक उठाया जाता था, इसकी ऊर्जा क्या हो गई थी, mgh हो गई थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो यहाँ छोड़ दिए, यहाँ पे आके गिर पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया। जब यहाँ छोड़ेंगे इसको कुछ गति होगी, उसके कारण जो होगी वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, हाफ mv² होगी, ठीक है। जब देखिए गतिज ऊर्जा मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई वस्तु, ठीक है, जैसे ही वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंची, इसकी क्या हो गई, पहले यहाँ जीरो थी, वेग यू क्या था, जीरो था, यहाँ क्या हो गया, v हो गया, ठीक है, वेग क्या हो गया, v हो गया, तो मतलब यहाँ क्या ऊर्जा हो जाएगी, ऊर्जा यहाँ हो जाएगी हाफ mv²। अब ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्या था, इतना पूरी ऊंचाई 2 मीटर मान लीजिए था, ठीक है। अब यहाँ से 1 मीटर बची यहाँ तक, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा कुछ कम होगी ना, स्थिर ऊर्जा कम होगी। अब मान लीजिए यहाँ mgh1 हो गया, ठीक है। देखिए लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊर्जा क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पे u जीरो था, पूरा स्थिति ऊर्जा था, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा था, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ छोड़ दिया हम उसको फ्रीली, वो चलने लगा, यहाँ तक आने में v वेग प्राप्त कर लिया, यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो गया, हाफ mv² हो गया। तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ गई, लेकिन स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, घट गई। लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, हमारा नियतांक का मतलब ऊर्जा सेम आएगा, ठीक है, टोटल ऊर्जा हमारा सेम रहेगा, इन दोनों का योग क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, अगर स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए लास्ट में मान लीजिए यहाँ से वस्तु आगे गिरती है पृथ्वी पर, भ्राम से गिर गई, जब वस्तु गिर गई फिर से पृथ्वी पर, अब क्या हो गया दोस्तों, v तो फिर से जीरो हो गया, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो गई, जीरो हो गया। अब बचा क्या, स्थिति ऊर्जा सिर्फ, ठीक है, फिर उसको क्या आएगा, नियतांक ही आएगा, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ गिरी थी, अब कुछ तो स्थिति ऊर्जा बचेगी, लेकिन कुछ साउंड में बदल गया आपका ऊर्जा, कुछ साउंड में बदल गया, ध्वनि किया, कुछ क्या होगा, पृथ्वी पे बल लगाया होगा, उसके पृथ्वी नीचे धंस गई होगी, नीचे चला गया, और ठीक है, क्या हो गया, मतलब कि आपका ऊर्जा क्या होगी, हमेशा संरक्षण ही रहेगा। आप लोग कहेंगे सर सूर्य से ऊर्जा निकल रही है, दोस्तों सूर्य से भी हमको जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसके नाभिकीय विखंडन के कारण हो रही है ऊर्जा प्राप्त, ठीक है, वहां से भी विखंडन हो रहा है, धीरे धीरे सूर्य खत्म हो रहा है, लेकिन ऊर्जा हमको क्या हो रहा है, उधर से खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है। कुछ हम लोग बिजली बना रहे हैं, कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ न कुछ कर ही रही हैं, उधर से ऊर्जा सूर्य का खत्म हो रहा है, इधर हमको मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। मतलब ऊर्जा को हम लोग, जितना ऊर्जा है इस संसार में सिर्फ उतना ही ऊर्जा रहेगा। ऊर्जा को न तो हम लोग नष्ट कर पाएंगे, न ही उत्पन्न कर पाएंगे, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, फिर कोयला जला के हम लोग भाप बनाते हैं, भाप बना के क्या कर देते हैं, बिजली बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग बिजली से, अब लोग जब बिजली बन जाती है तो हम लोग खाना बना रहे हैं, पंप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। मतलब कोयला इधर चलाया, इधर पानी का भी किया, स्टीम बनाया कोयला जला के, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, बिजली उत्पन्न हुई, उससे हम लोग अनेकों कार्य कर रहे हैं, मतलब ठीक है, उनसे कार्य भी कर रहे हैं और से ऊर्जा भी कर रहे हैं। मतलब जो एक यहाँ पे ऊर्जा थी उसको हमने ईंधन के रूप में था, ठोस के रूप में था, उसको हमने बिजली के रूप में कन्वर्ट कर लिया, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बिजली का उपयोग करके कुछ खिलौना बना लिए हैं,
ठीक है, कुछ खाना बना लिए, खाना बना लिए, खाना भी बनाते कुछ ऊर्जा हुई क्योंकि हम लोग उसको खाते हैं, अब उसको हम लोग खा लिए, ठीक है। देखिए कन्वर्ट होता ही जा रहा है, कन्वर्ट होता ही जा रहा है, देखिए कैसे कैसे कन्वर्ट हो गया है। ये मान लीजिए हमने कुछ धान बोया, ठीक है, धान उग गया, यहाँ पे धान उगा, इसने क्या किया, पृथ्वी से कुछ ऊर्जा लिया, कुछ इसमें हमने खाद डाली, ठीक है, उससे हमको धान जब बोया था तो हमको क्या मिलेगा, धान मिलेगा, उसके धान के फल मिलेंगे, फिर उसको हम जाएंगे मशीन में जो उसको मतलब उसका पॉलिशिंग करवा के आएंगे, दरवा के आएंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, चावल मिलेगा हमको। जब चावल मिलेगा, अब क्या करेंगे, चावल को हम लोग पकाएंगे, ठीक है, हम लोग पकाएंगे, फिर उसको हम लोग खाएंगे। अब ऊर्जा किसको मिली, हमको मिल गई। जो ऊर्जा पृथ्वी से निकली थी ऊर्जा हमको किसको मिल गई, अब हमको मिल गई। क्या कहीं हम लोग ऊर्जा आए, फिर क्या करेगी, ये ऊर्जा खा पी के हम लोग बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे, पृथ्वी में मिल जाएंगे। फिर से क्या होगा, ऊर्जा पृथ्वी में चली जाती है, ठीक है। मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस चैप्टर को क्या करते हैं, सॉरी इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे शक्ति किसको कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जो आप लोगों के घरों में बिजली आती है उसका बिल कैसे आता है, कितना कैसे करेगा, कैसे आप लोग काउंट करेंगे, ये सब आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।